हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग जो है 10 तारीख में जो भी करंट अफेयर्स है उसको आज हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम ऑफ यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और आके जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए, ताकि मुख्य रूप से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए चला जाए। पहला जो प्रश्न है आपका, वो पहला प्रश्न है कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है क्या कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्या मिला है, प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेटर क्लब यानी एमसीसी की मानद सदस्यता मिली हुई है। तो कौन से हैं? वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से किन को मिला हुआ है? सचिन तेंदुलकर जी को मिला हुआ है। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य भी पहले थे, ठीक है, जो नॉमिनेटेड किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को, उसमें ये थे। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी को क्या मिला हुआ है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता मिली हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले तो क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए है? तो एफटीए होता क्या है? एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है यानी मुक्त व्यापार समझौता किस देश के साथ भारत ने किया हुआ है अभी हाल ही में? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जो है क्या हुआ है? मुक्त व्यापार समझौता अभी हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। कनाडा तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ अगर चले तो अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल योजना, इसको याद रखिएगा, एक स्कीम लॉन्च किया गया है, हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा? तो आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार जो गवर्नमेंट है वह उसके द्वारा शुरू किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री अगर बात पूछा जाए तो कौन होंगे? मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? नीतीश कुमार हैं। ठीक है, नीतीश कुमार क्या है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उनके गवर्नर के वहाँ के बात किया जाए, इन राज्यपाल के, तो कौन है? आरिफ मोहम्मद जी हैं, जो कि पहले कहाँ के थे? पहले केरला के मुख्य रूप से ये गवर्नर थे। तो ये मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है वहाँ के बिहार के। ठीक है, तो बिहार सरकार ने शुरू किया है क्या? हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है किस क्रिकेटर को 2024 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? यानी 2024 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मान मिला हुआ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किसे मिला हुआ है सम्मान? तो ये मिला हुआ है किसको? जसप्रीत बुमराह को। अभी क्या है आपको पता ही है कि ये फास्ट जो है गेंदबाज है इंडियन क्रिकेट में, तो ज़्यादा यार्कर के चलते प्रचलित है। तो जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है कौन सा? 2024 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के इकोसिस्टम में मुख्य रूप से बनाए रखने के लिए सहायक है? यानी ये पूछा जा रहा है जो गोल्डन सियार है, गोल्डन जयकाल है, वो किस बायोडाइवर्सिटी में इसकी भूमिका है और किस भूमिका के लिए ज़्यादा इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए, कहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है? गोल्डन जो आप देख रहे हैं जयकाल, तो गोल्डन जयकाल जो है बायोडाइवर्सिटी में अगर देखा जाए। अच्छा, भारत में बायोडाइवर्सिटी की अगर बात किया जाए, टोटल कितने हॉट स्पॉट है? 4 हॉट स्पॉट है। कितने? भारत में टोटल कितने हॉट स्पॉट है? तो ये याद रखिएगा, भारत में 4 हॉट स्पॉट है। ठीक है, हाँ, एक हिमालय भी है। ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय भी है, फिर पश्चिमी घाट भी है। ठीक है, उधर पूर्व की तरफ भी है और इधर लास्ट की तरफ 4 हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। तो स्वर्ण सियार जैव विविधता कहाँ पे? मैग्रो और घास मैदान, यानी मैग्रो और घास मैदान के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्रो और घास के मैदान। ठीक है, अगले चलिए। अब एक और दिया है यहाँ पे, देखिए रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो ग्रासलैंड होता है रेगिस्तान में, वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ एक पक्षी है, आपको पता होगा, एक पक्षी है। ठीक है,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ की राजकीय पक्षी भी है और खतरे के निशान पे है, यानी इंडेंजर्ड भी है। तो बताइए कौन सी पक्षी है, कौन सी पक्षी है रेगिस्तान में, बताइए। तब तक अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा रहा बैज इंजीनियरिंग। बैज इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि बैज इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में आप बताइए। कारों के इंजन में सुधार की तकनीक है, या विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है, या कारों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार से संबंधित है, या कारों के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर जो कारों का उत्पादन है उससे संबंधित है क्या? बैज इंजीनियरिंग, ठीक है। हाँ बस्टर्ड, बस्टर्ड ही मैंने पिछले जो प्रश्न मैं पूछा था बस्टर्ड होगा, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा LSAM-20, LSAM यानी लसाम 22 यानी LSAM-22, ये पूछा जा रहा है क्या? तो क्या है? एक प्रकार का जहाज है जो क्या करता है? गोला बारूद क्या कर रहा है? गोला बारूद, एक प्रकार गोला बारूद वाहक जहाज है, यानी गोला बारूद को क्या करता है? ढोने का काम करता है, ढोने का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। तो सातवें का कौन सा, यानी LSAM-22 क्या होता है? गोला बारूद को ढोने वाला जहाज है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर चले, अगला प्रश्न है शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पे काम करती है? यानी सुई रहित जो सिरिंज होती है शॉकवेव आधारित, वह किस सिद्धांत पे काम करती है? रासायनिक प्रतिक्रिया, ध्वनि तरंगों का उपयोग करके, चुंबकीय बल का, लेजर तकनीक का प्रयोग करके। अधिकतर लोग मार देंगे लेजर तकनीक, लेकिन इसमें कौन सी तकनीक? ध्वनि तरंगों का जो है उपयोग करके किया जाता है। अच्छा, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब आपको पता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके चलने के लिए क्या जरूरी है? माध्यम जरूरी है, यानी माध्यम आवश्यक होता है। वह माध्यम कौन कौन हो सकता है? वह माध्यम ठोस हो सकता है, वह माध्यम द्रव हो सकता है, वह माध्यम कौन हो सकता है? गैस हो सकता है। इसमें से सबसे ज्यादा ध्वनि किस में चलेगी? ठोस में। सबसे ज्यादा ध्वनि संचरित किस में होगी? ठोस में। और ठोस में भी किस में? एल्युमिनियम में। याद रखिएगा, ठोस में भी सबसे ज्यादा किस में? एल्युमिनियम में ध्वनि का। सबसे कम जो ध्वनि का संचरण होता है वो गैस माध्यम में होता है। सबसे कम किस में? गैस माध्यम में होता है, ठीक है। और टेम्परेचर, ये भी याद रखिएगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यानी तापमान बढ़ता है, ध्वनि जो होती है, साउंड्स जो होता है, यानी जो साउंड्स होता है यानी ध्वनि जो होती है उसकी भी, यानी जो तरंग होती है, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उनका भी वैल्यू क्या होता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। उनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, यानी चाल बढ़ती जाएगी, यानी वेग बढ़ती जाएगी। किसकी? ध्वनि की। तो ध्वनि की वेग कब बढ़ती है? ताप बढ़ाने पे बढ़ती है, और ताप घटाने पे क्या हो जाती है? घट जाती है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी बिना माध्यम के जो है ध्वनि नहीं संचित हो सकती है। अब इस ध्वनि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो चलती कैसे हैं? समानांतर, कणों के समानांतर गति करती हैं, ठीक है। तो लंबवत पूछेगा तो नहीं होगा, समानांतर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए, अगला प्रश्न है क्या? भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? यानी ड्रोनों के जो निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना? तो आपको पता है कि बहुत सारे इसमें मुख्य रूप से योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं इस योजना में, और इसके तहत क्या किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत। तो वह कौन सा यह है योजना? उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना, यानी PLI योजना है, ठीक है। कौन सा योजना है? PLI योजना है, ठीक है। हाँ, पब्लिक लिंक इनिशिएटिव, ये योजना है। तो कौन सा योजना होगा? PLI योजना है, जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलें। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के बारे में, ठीक है। विश्व बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किस चीज़ का मूल्यांकन करती है? तो वर्ल्ड बैंक की जो बिजनेस रेडी रिपोर्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। किस चीज़ के बारे में निकालता है अपना रिपोर्ट या मूल्यांकन करता है? ऑप्शन है आपका देश की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक वातावरण, निवेश का माहौल। तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी व्यावसायिक वातावरण और निवेश के माहौल के बारे में क्या करता है? ये रिपोर्ट निकालता है। कौन सा रिपोर्ट? बिजनेस रेडी नाम का रिपोर्ट निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। आपसे प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक भारत में किसी चीज को लेकर कभी मध्यस्थता किया था क्या?
मैं बता दे रहा हूं कि 1960 में किया था। और किस पर किया था? सिंधु जल समझौते पर। सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, आप बताएंगे कि कितनी नदियां 80% प्रयोग भारत को है और 20% प्रयोग पाकिस्तान को है। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर को बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, NCRD, कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, यानी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL के अध्यक्ष कौन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो NABL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं संदीप शाह। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कौन बने हैं? संदीप शाह। ठीक है, तो संदीप शाह बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? प्रवासी दिवस जो 2025 है इसका आयोजन किया जा रहा है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं। प्रवासी दिवस जो 2025 है इसमें कौन आने वाले हैं? थाईलैंड के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, ये कितने वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है। हालांकि शुरुआत जब इसकी की गई थी, 2003 में। कब की गई थी? 2003 में शुरुआत जब की गई थी, उस समय लगातार 1 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से इसको चेंज कर दिया गया। तो अब जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे कितने वर्षों के अंतराल पे? तो 2-2 वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्षों पे 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब ठीक है, अच्छा 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी और सन अगर हम याद रखें तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? ये घटना घटी थी। कौन? महात्मा गांधी जो है वो कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। अब बोलेंगे कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को आज़ाद करके इंडिया महात्मा गांधी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार कहाँ? प्रत्येक 2 वर्ष पर याद रखिएगा, इस बार कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न हमारा है मुख्य रूप से कौन सा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये आपको बताया भी गया था कि जो जिमी कार्टर थे, जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, उनकी डेथ हुई है। और वो देश कौन है? वह देश है USA। ये USA के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे कौन? जिमी कार्टर। और अगर देखा जाए अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक व्यक्ति अधिकतम कितने बार रह सकता है? 2 बार प्रेसिडेंट रख सकता है। और इसके कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 4 वर्ष का रहता है। और क्या तथ्य है? और तथ्य है वहाँ का जो कांग्रेस होता है, कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस का मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जैसे अपने वहाँ जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक वैसे वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो वहाँ के कांग्रेस के हिस्सा नहीं होते वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट कांग्रेस का अंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपने वहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के क्या होते हैं? अंग होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।